मेरा नाम सुरभि है। हम सिर्फ दो भाई बहन थे। मैं छोटी और लाडली थी और मेरे भैया जो हमेशा मेरे लिए सब कुछ छोड़ देने वाले इंसान थे। हमारे पिताजी एक सरकारी नौकर थे, वक्त के पाबंद और उसूलों के सख्त थे, मगर मेरे लिए हमेशा नरम थे। माँ की मोहब्बत का तो कोई जवाब ही नहीं था। सच कहूँ तो पूरे घर का ध्यान हमेशा मुझ पर ही रहता था। मेरे हर नखरे को बर्दाश्त किया गया था, हर फरमाइश को पूरी किया गया था। माँ तो किचन का काम भी खुद करती थी। वो अक्सर कहती थी कि मेरी बेटी हाथ जलाएगी क्या, मैं अभी जिंदा हूँ। और पिताजी हंसकर कहते थे, जब सुरभि की शादी होगी तो फिर क्या होगा। मैं शर्माते हुए कहती थी कि तब मैं काम भी सीख लूँगी, अभी तो मेरी पढ़ाई ही चल रही है। भैया ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक अच्छी पोस्ट पर जॉब शुरू कर दी थी। उनकी हर कामयाबी मेरे लिए खुशी का मौका होती थी। मैं उनके लिए खुशी से केक बनाती थी, कार्ड लिखती थी, और जब वो जॉब से थककर घर आते थे तो कुछ मिनट मेरे साथ बैठकर उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती थी। माँ अक्सर कहती थी कि तुम दोनों की मोहब्बत देखकर दिल खुश होता है, और मैं दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करती थी। कहती थी कि हमें ऐसे परिवार में पैदा किया जहाँ मोहब्बत कम नहीं पड़ती। फिर एक दिन पिताजी और भैया ने मेरी 12वीं कक्षा के अच्छे नंबरों पर खुश होकर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया था। मैं खुशी से झूम उठी थी। पिताजी, सच में मेरा एडमिशन हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बेटी, और वो भी शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। पिताजी ने गर्व से कहा था। माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी। यूनिवर्सिटी में पहला दिन यादगार था। भैया ने खुद मुझे छोड़ दिया था और कहा था कि अपना ध्यान रखना, किसी से उलझना नहीं, और ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मुझे फ़ोन कर देना। मैंने शरारत से कहा, और अगर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहे तो। भैया ने आंखें निकाल कर कहा, फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम दोनों हंस पड़े थे। वो लम्हा आज भी दिल में वैसे ही महफूज है जैसे किसी एल्बम की सबसे कीमती तस्वीर हो। मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ नई दोस्तें बनाई थी, लेकिन दिल हमेशा घर के आसपास ही घूमता रहता था। दिन के कामों में मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही होती थी कि जल्दी से वापस जाऊंगी, माँ के साथ बैठकर चाय पीऊँगी और भैया के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूँगी। अक्सर रात को जब सो जाते थे तो मैं छत पर चली जाती थी, आसमान को देखती थी, तारे गिनती थी कि कितनी खुशनसीब हूँ मैं। मुझे ना कोई फिक्र है, ना कोई डर है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ सुकून है। पिताजी ने कहा कि बेटा, अब यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें खुद पर निर्भर होना है, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम सीखो। माँ फौरन कहने लगी कि अभी कुछ समय और दे दो, वो बच्ची है, बेटी ने अभी पढ़ाई शुरू की है। पिताजी हंसकर कहने लगे कि बस आगे मेरी राजकुमारी की मर्जी। मेरे हर दिन में खास से खुशी होती थी, न कोई परेशानी थी, न कोई दुख था। कभी कभी ये सब कुछ इतना संपूर्ण लगता था कि दिल में अनजाने सी घबराहट आ जाती थी, जैसे ये सुकून किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। लेकिन उस समय मैंने खुद से झटक कर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। मगर किस्मत कब किसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखती है, मैं तब नहीं जानती थी कि ये सब कुछ मेरी हंसती बसती दुनिया जल्दी ही बदलने वाली है। और वो लम्हा जब सब कुछ टूटने वाला था, अब ज़्यादा दूर नहीं था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए कुछ ही दिन हुए थे। सब कुछ नया था, मगर दिलचस्प दोस्त बन रहे थे। असाइनमेंट शुरू हो गए थे। मैं दिन भर यूनिवर्सिटी में रहती थी। शाम को घर आई थी तो मखाने की टेबल पर मेरी पसंद के व्यंजन रख देती थी। भैया कभी कभी देर से घर आते तो मैं उनका बैठकर इंतज़ार करती थी। एक दिन जब मैं घर आई तो माँ और पिताजी घर पर नहीं थे। किचन बंद था और दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, मगर अंदर सन्नाटा था। मैंने आवाज़ दी, माँ, पिताजी। कोई जवाब नहीं आया। दिल थोड़ा सा घबरा गया था। फिर सोचा शायद मोहल्ले में किसी के यहाँ गए हुए होंगे। मैं गई, बैग रखा और फ़ोन उठाकर भैया को फ़ोन मिलाया। वो भी नहीं उठा रहे थे। दिल बेचैन हुआ तो माँ को कॉल की। दूसरी ही बैल पर कॉल कट गई। कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर दरवाजे पर घंटी बजी। मैं लपकी दरवाज़ा खोला तो पड़ोस की उषा आंटी थी, जिनका चेहरा खामोश था। उन्होंने कहा कि बेटा, हिम्मत से काम लेना, तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर मेरे पैर जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। मैं कुछ देर तो सिर्फ उनका चेहरा देखती रही। जुबान बंद हो गई थी, आंखें खामोश हो गई थी, दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि चलो अस्पताल जाना है, तुम्हारे भैया वहीं पर है। रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए
उसके बाद मुझे सिर्फ सायरन की आवाज़ याद है। मैं खामोश थी, मेरी आंखें दरवाजे से बाहर देख रही थी, लेकिन दिमाग खाली था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अस्पताल पहुंचकर जब भैया को देखा तो वो एक कोने में बैठे हुए थे, सर दोनों हाथों में छुपाया हुआ था। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे देखा और कुछ लम्हों तक हम एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि माँ और पिताजी नहीं रहे। ये शब्द जैसे मेरे सीने में धमाके की तरह गूंजे थे। मैं ज़मीन पर बैठ गई थी, न चीख सकी न रो सकी, सिर्फ बैठ गई थी, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। कोई होश बाकी नहीं रहा था, आंखें खुश्क हो गई थी, मगर दिल में कोहराम मचा हुआ था। किसी ने मुझे सहारा दिया, किसी ने पानी पिलाया। आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी। भैया मेरे करीब बैठ गए थे, मेरे हाथों को पकड़कर कहते रहे कि सुरभि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उनकी आंखों में आंसू पहली बार देखे थे। क्रियाक्रम के दिन मोहल्ले भर में सन्नाटा था, लोग आते रहे, मगर मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मेरा घर जो हंसता बसता था, वो अब एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। माँ के कमरे की खुशबू बाकी थी, पिताजी की घड़ी अभी भी सोफे के साथ टेक लगाए खड़ी हुई थी। भैया सब कुछ संभाल रहे थे, मगर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि वो टूट चुके हैं। जब सब लोग चले गए और घर में सिर्फ हम दोनों रह गए थे, तो भैया मेरे पास आकर बैठे, कहने लगे, तुम मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका दिया। अगले दिन जब मैं उठी तो किचन में कोई नहीं था, नाश्ता किसी ने नहीं बनाया था। मैं खुद गई, चाय बनाई, फिर रुक गई। वही चाय जैसे माँ मेरे लिए बनाती थी। आज मेरे हाथों में वो टेस्ट महसूस नहीं हो रहा था। मैंने भैया के लिए भी चाय बनाई थी और कप उनके कमरे में ले गई थी। दरवाज़ा खटखटाया, वो कुछ लम्हों के बाद आए। उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने धीरे से कहा कि भैया चाय, तो उन्होंने हाथ में कप ले लिया था। उन्होंने धीरे से थैंक यू कहा। वो दिन फिर वो रात सब एक जैसे गुजर रहे थे। मैं हर समय अपने माता पिता की याद में खोई रहती थी। उनकी आवाज़, उनकी बातें, सब कुछ दिमाग में गूंजता रहता था। एक दिन भैया मुझे लेकर बाहर निकले और कहने लगे कि चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, शायद दिमाग को सुकून मिलेगा। हम पार्क गए थे, कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, मगर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। भैया बातें करते रहे, यूनिवर्सिटी, दोस्त, किताबों की, जैसे ज़िंदगी को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है सुरभि, और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। मैंने धीरे से पूछा, और आप कैसे रहेंगे भैया मेरे बिना? उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मगर मजबूत बनकर। वो रात हमने छत पर बैठकर गुजार दी थी, खामोशी के साथ। मैंने आसमान की तरफ देखा, आज वो तारे भी उदास लग रहे थे। माँ का दुपट्टा अब मेरे तकिए के साथ रखा हुआ रहता था। पिताजी की घड़ी मेरे साइड टेबल पर रखी होती थी। भैया हर रात आकर पूछते थे, कुछ चाहिए? और मैं कहती थी कि नहीं भैया, बस प्रार्थना करो कि मुझे नींद आ जाए। अब हर चीज़ वही थी, मगर कुछ भी वैसा नहीं रहा था, और शायद कभी रह भी नहीं सकेगा। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। अब कुछ आदत सी बनने लगी थी, लेकिन अंदर एक खालीपन था जो हर समय साथ रहता था। यूनिवर्सिटी के नोट्स अलमारी में रखे रहते थे, जैसे किसी और की ज़िंदगी की निशानी हो। सुबह उठकर बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। अक्सर भैया खामोशी से दरवाजे पर दस्तक देते थे और कहते थे कि बस आधा घंटा रह गया है, चलो वहाँ पहुँचकर वापस आ जाएंगे। एक दिन उन्होंने आकर कुर्सी मेरे करीब खींची और बैठ गए। कहने लगे कि सुरभि, हमारे माता पिता चले गए हैं, ये सच है, मगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं गई है। वो चाहते थे कि तुम कुछ बनो। अब अगर तुम ही हार मान लोगी तो फिर क्या बचेगा? मैंने धीरे से कहा कि पढ़ने का दिल नहीं करता भैया। उन्होंने कहा कि दिल तो मेरा भी नहीं करता नौकरी पर जाने का, लेकिन जाना तो पड़ता है, वरना हम दोनों बैठकर एक दूसरे को खो देंगे। उनके शब्द नरम थे, लेकिन शब्दों के पीछे जो दबाव था वो मैं महसूस कर सकती थी। अगले दिन भैया ने यूनिफॉर्म धुलवाया, बैग साफ किया, मेरे लिए मेरी पसंद के नए जूते लिए। मैंने कहा, भैया ये सब क्यों? उन्होंने कहा, तुम्हारी वापसी का दिन है, इसीलिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो माने नहीं। सच पूछो तो मैं खुद भी चाहती थी कि सब कुछ नॉर्मल हो, बस जुबान साथ नहीं दे रही थी। उस दिन जब मैं गेट से बाहर निकली तो लगा जैसे कोई कदम नहीं बोझ उठा रही हूँ। यूनिवर्सिटी की दीवारें भी बदली बदली सी लग रही थी।
दोस्तों की आवाज़, शोर सब कुछ जाना पहचाना था, मगर पराया सा। खुशी भागती हुई आई, कहने लगी, तुम आ गई? कब, कैसे? थैंक गॉड। मैं मुस्कुराई थी। मैंने कहा कि बस भैया ले आए। अगले दिन और रात रोज़ जैसे गुजरने लगे थे। सुबह भैया छोड़ने के लिए जाते थे, शाम को वापस ले आते थे। खाने का कहना और वक्त पर सारे काम करना, भैया ने सब कुछ ठीक से कर लिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि ये सब वो कैसे कर रहे हैं, खुद भी तो सदमे में हैं। एक दिन शाम के समय दरवाज़ा बजा। मैंने खोला तो मोहल्ले की परिनिधि आंटी थी। उनके साथ उनकी बेटी आंचल भी थी। वो काफ़ी दिनों के बाद आई थी। आंटी ने आते ही मुझे गले लगा लिया था। कहने लगी कि बेटी कैसी हो, तुम्हारे माता पिता हमारे भी कुछ थे। आंचल खामोश खड़ी रही थी। मैंने धीरे से कहा कि आंटी अंदर आइए। उनके आने के बाद भैया भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने भैया को देखा, फिर धीरे से कहने लगी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी ने हमसे जो बात की थी वो अब पूरी होनी चाहिए। हमारी बेटी आंचल का भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। दरअसल परिनिधि आंटी के पति से पिताजी ने उनकी बेटी का हाथ भैया के लिए अपने जीते जी मांग लिया था, मगर ये बात मुझे नहीं बताई थी। हाँ भैया ये बात जानते थे। भैया खामोश रहे थे, फिर कहने लगे कि आंटी अभी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आंटी ने कहा कि बेटा, वक्त खुद कभी नहीं दिया जाता, लेना पड़ता है। जल्द ही जवाब देना। मेरी बेटी का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने खुद इसे तुम्हारे लिए पसंद किया था। बात वहीं रुक गई थी, लेकिन माहौल बदल गया था। आंचल अभी भी खामोश रही, मगर उसकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थी। मैंने नोटिस किया था कि वो भैया की तरफ देखकर अक्सर नज़र चुरा लेती थी। मैंने उससे कहा कि अब तुम आइंदा गुम मत हो जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे माता पिता की पसंद हो। आंचल ने पहली बार मुस्कुराकर देखा। उस रात भैया मेरे पास बैठे थे। मैंने चुपके से पूछा कि भैया, परिनिधि आंटी की बात पर आपने कुछ सोचा है? वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि पिताजी की ख्वाहिश आंचल ही थी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा अगर आप खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद परिनिधि आंटी के परिवार वाले हमारे घर आ गए थे। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। भैया और आंचल के परिवार वालों ने आपस में बात भी कर ली थी और मैं आंचल के साथ बैठी हुई थी, उसके लहंगे की बातें कर रही थी। कमरे में वापस आकर भैया ने कहा कि शायद माँ पिताजी को भी यही मंजूर था। मैंने धीरे से कहा कि शायद हमें फिर से एक पूरा घर मिल जाएगा भैया। कुछ देर के बाद मैं छत पर गई। आसमान फिर से वैसा ही लग रहा था, मगर एक फ़र्क ज़रूर था। अब मैंने पहली बार सोचा था कि शायद कुछ ज़ख्म वक्त के साथ सच में भर जाते हैं और कुछ नए रिश्ते उन ज़ख्मों पर मरहम भी रख देते हैं। परिनिधि आंटी के घर से वापसी पर खामोशी से सब कुछ तय हो गया था। भैया ने हाँ कर दी थी। शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। किसी ने भी फालतू रस्म की बात नहीं की थी। सामान की भी लिस्ट बना ली गई थी। किसी ने बस आशीर्वाद दिया था। मैं बस सब कुछ देख रही थी, कुछ समझने की कोशिश में तो कुछ महसूस करने से बचने की कोशिश में। शादी की तैयारियों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। माँ पिताजी की याद हर लम्हा आती थी, लेकिन भैया की मुस्कुराहट ने मुझे हर बार मजबूत रहने पर मजबूर कर दिया था। हम दोनों मिलकर चेकलिस्ट बनाते थे, गिफ्ट कार्ड की पैकिंग, कैटरिंग सब कुछ करते थे। भैया कहने लगे कि तुमने आंचल के लिए शादी का लहंगा सेलेक्ट कर लिया? मैंने कहा कि जी भैया, लाइट गोल्डन कलर का है, उसमें भाभी बहुत अच्छी लगेंगी। भैया कहने लगे और तुमने अपने लिए? मैंने कहा भैया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। भैया कहने लगे कि तुम्हारे भाई की शादी है, इस बार तुम्हें सबसे सुंदर लगना है, जैसे कोई राजकुमारी होती है। मैं उनकी बात पर हंसने लगी थी और अगले दिन हम शॉपिंग के लिए निकल गए थे। शहर की सबसे बड़ी मार्केट में गए। आंचल भी साथ थी। वो थोड़ी खामोश थी, लेकिन हर बार मेरे कहने पर अपनी राय देती थी। मैंने उसके लिए लहंगा पसंद कर लिया था, जिस पर वो कहने लगी कि तुम खुद खरीद लो, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, तो फिर जो मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है ये कैसा है? उसने कहा कि बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। कुछ देर के बाद भैया भी आ गए थे। उन्होंने हम दोनों को शॉपिंग करते हुए देखा, फिर मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम थक गई होगी, कुछ खा लेते हैं। मैंने आंचल की तरफ देखा और कहा कि चलें। मैंने कहा भूख तो मुझे भी लगी है। आंचल खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि आप दोनों खा लीजिए, मैं कुछ नहीं लूँगी। अगले दिन जब हम मेहंदी की तैयारी के लिए डेकोरेशन प्लान कर रहे थे, भैया बार बार मेरे कमरे में आकर पूछने लगे कि ये कलर ठीक लगेगा, इस पर फेयरी लाइट्स कैसी लगेंगी, प्लीज़ तुम एक बार चेक कर लो।
मैं एक पल को रुकी और कहा कि भैया आंचल से भी तो कुछ पूछ लीजिए। वो हंसकर कहने लगे कि वो भी सब कुछ तुम पर छोड़ देती है। शायद ये वो लम्हा था जिसे आंचल को बदलना शुरू कर दिया था। वो खामोश होने लगी थी। मैं महसूस करती थी कि जब भैया मेरे साथ ज़्यादा बात करते थे तो वो कुछ कहे बिना ही नज़र चुरा लिया करती थी या फिर सीधी आंखों से नहीं देखती थी। मेहमान आ रहे थे, ढोलक बज रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। मेहंदी के स्टेज पर सब बैठे हुए थे। भैया ने मुझे अपने साथ बिठा लिया था। कोई गाना गा रहा था, कोई फ़ोटो ले रहा था। आंचल थोड़ी पीछे खड़ी हुई थी। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया, लेकिन वो बहाना करके पलट गई। भैया पीछे हट गए और कहने लगे कि अब तुम मेहंदी लगवा लो। मैंने कहा कि नहीं भैया, आपकी शादी है, पहले आपके मेहंदी लगेगी। थोड़ी देर के बाद मेहंदी लगाने वाली ने मेरे हाथ पर मेहंदी लगाई तो भैया ने उससे कहा कि मेरी बहन की बहुत सुंदर मेहंदी लगाना। मैंने एक लम्हे के लिए आंचल की तरफ देखा। वो एक कोने में बैठी हुई थी, शायद वो हमें देख रही थी। जब मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो भैया ने गाड़ी में बैठने से पहले कहा कि पूरी रस्म तुम्हारे साथ बैठे बिना पूरी नहीं होती। ये दिन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। हर काम भैया ने मुझे दिया था, जिसको मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया था। रिश्तेदार भी हम दोनों भाई बहन की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत है दोनों भाई बहन में। ऊपर वाला इन दोनों की मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे और दोनों ऐसे ही हंसते रहें। पर मेरे दिल के एक कोने में आंचल का वो कटा हुआ सा व्यवहार बैठ गया था। शायद कुछ बदलने वाला था, या शायद कुछ पहले ही बदल चुका था। शादी का दिन आ चुका था। पूरे घर में चहल पहल थी। मैं सुबह से ही तैयारियां कर रही थी। हर चीज़ का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। सारे काम टाइम पर हो रहे थे। भैया तैयार होकर कमरे से निकले तो मैंने उन्हें देखा। वो दूल्हा बनकर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा, भैया आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, और तुम भी वही लाडली हो जो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। हम लोग बारात लेकर रवाना हो गए थे। रास्ते में सब हंस रहे थे, लेकिन मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। कुछ बदला बदला सा था, जैसे खुशी के बीच कोई बेनाम सा साया मौजूद हो। जब हम लोग बारात लेकर वहाँ पहुँचे तो मैंने आंचल का हाथ पकड़कर कहा कि अब तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो। खुश रहो, बहुत खुश रहो। आंचल ने नज़र चुराते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है वैसी ही खुशी मुझे मिले जैसी तुम्हें अपने भाई के साथ मिलती है। मैंने एक लम्हे को कुछ महसूस किया था, नज़रअंदाज कर दिया। शादी की सारी रस्में संपन्न हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। घर वापस आए तो भाभी का स्वागत धूमधाम से किया था। भैया तो हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन आंचल खामोश खड़ी रही। रस्म के बाद जब उसे कमरे तक छोड़ने लगी और उसका लहंगा संभाला तो वो एकदम झटक कर बोली, रहने दो, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं ठिठक गई और एक लम्हे को खामोशी छा गई। भैया वहीं खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर आंचल की तरफ और कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चले गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद आंचल को मेरी मौजूदगी परेशान कर रही है, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। क्या वो मुझे गैर ज़रूरी समझती है? अगले दिन वो तैयार होकर बाहर निकली तो मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर लग रही हो। उसने बस थैंक यू कहा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शादी की तैयारियों की वजह से मैं बहुत थकी हुई थी, बिस्तर पर लेट गई थी। भैया अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और कहने लगे कि सुरभि, शादी बहुत अच्छे से हो गई, तुमने सब कुछ संभाल लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भैया, मुझे सिर्फ आप दोनों की खुशी चाहिए थी। उसी समय आंचल भी कमरे से निकली और हमारी तरफ देखते हुए कुछ लम्हे रुकी और फिर सीधी किचन में चली गई। अगली सुबह भैया ने ऑफिस जाने से पहले नाश्ते पर मुझे आवाज़ दी और कहने लगे कि चाय पी लो, आ जाओ, मैंने बनाई है। मैंने हैरानी से कहा कि भैया, आपने चाय बनाई है? उन्होंने कहा कि हाँ, आज का दिन स्पेशल है, नई जिंदगी की नई शुरुआत। मैं नीचे गई, नाश्ता किया। आंचल तब तक अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद निकली और धीरे से भैया से पूछने लगी कि आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? भैया कहने लगे, तुम अभी जागी हो ना, अभी बना देता हूँ। मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए कहा कि भैया, मैं बना देती हूँ आंचल भाभी के लिए चाय। आंचल ने सख्त शब्दों में कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ। उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा था, जैसे मैं अब इस घर में कम ज़रूरी होती जा रही हूँ। दोपहर में मैंने अपनी दोस्तों से नोट्स लेने की बात की तो भैया ने कहा कि किसी को बुला लो या तुम खुद चली जाओ, मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूँगा। आंचल भाभी कहने लगी कि घर में नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है और तुम इसकी बजाय अपनी बहन के साथ हर वक्त बिजी हो। भैया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बाहर निकल गए।
मैंने आंचल के पास जाकर पूछा कि क्या कुछ गलत हो गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस अब कुछ चीज़ों की हद बनाना ज़रूरी है। पहली बार किसी ने मेरे लिए हद वाले शब्द इस्तेमाल किए थे। वो घर जिसमें मैं हमेशा आज़ाद थी, जहाँ हर जगह मेरा हक होता था, अब वहाँ दीवार खड़ी हो रही थी। शाम को जब भैया घर वापस आए तो मैंने कमरे में आकर पूछा कि भैया आप ठीक हो? कुछ बदले बदले से लग रहे हो। उन्होंने कहा कि शायद वक्त थोड़ा बदल रहा है, तुम्हें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं छत पर टहल रही थी। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम करीब थे। दिन रात की तैयारी शुरू हो गई थी। खुशी मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। हम दोनों ने तय कर लिया था कि कुछ दिन एक साथ तैयारी करेंगे। वो अक्सर मेरे घर आ जाती थी क्योंकि उसे मेरे घर का माहौल ठीक लगता था। भैया को खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो खुश होते थे कि मैं किसी के साथ दिल लगाकर पढ़ रही हूँ। लेकिन खुशी खामोश रहती थी, न कुछ कहती थी, न किसी बात में इंटरफेयर करती थी। बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी और फिर वो घर चली जाती थी। एक दिन खुशी देर से गई तो उसका भाई दीप उसे लेने के लिए आ गया। उसने मुझसे कहा कि थैंक यू सुरभि, तुम मेरी बहन की बहुत मदद कर रही हो। मैंने कहा कि उसके बिना तैयारी पूरी ही नहीं हो सकती। मैंने हंसते हुए कहा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आंचल खिड़की से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उस समय कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ देर के बाद किचन में आई, बर्तन रखे और बिना मेरी तरफ देखे वापस अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन खुशी नोट्स भूल गई थी। मैंने उसे कॉल की तो उसने कहा कि मैं दीप को भेज देती हूँ, वो वहीं करीब में ही है, बस उसे नोट्स दे देना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन दिल में एक अजीब सी झिझक थी। दीप दोपहर को आया। मैं गेट पर गई और नोट्स उसे दिए। वो कुछ कहने ही वाला था कि आंचल कमरे से निकली और हम एक साथ खड़े हुए देखकर वहीं रुक गई और कहने लगी कि ये कौन है। मैंने कहा कि खुशी का भाई है, नोट्स लेने के लिए आया है। उसने कहा तो दरवाजे पर बात करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि इसे नोट्स दे रही थी, वो जा रहा है। दीप वहाँ से चला गया था। आंचल ने कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। रात को खाने पर वो खामोश बैठी रही। भैया ने 2-3 बार पूछा, सब ठीक है? तबीयत तो ख़राब नहीं है तुम्हारी? उसने कहा कि नहीं, सब ठीक है। भैया ने कहा कि सुरभि, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब हैं? मैंने कहा भैया परसों से शुरू हैं। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाली थी, तब आंचल ने भैया को अलग से जाकर कुछ बात की थी। मैं कुछ सुन नहीं पाई थी, लेकिन उनके चेहरे बदल गए थे। वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गए थे। शाम को खुशी घर आई। हम दोनों कमरे में पढ़ने लगे थे। आंचल 1-2 बार चाय या पानी के बहाने अंदर आई थी और फिर खामोशी से चली गई थी। खुशी ने कहा कि सुरभि, क्या मैं तुम्हारी भाभी को पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा पता नहीं, शायद कुछ बातें उन्हें समझ नहीं आती। फिर खुशी चली गई थी। मैंने कमरा साफ किया और लाइब्रेरी जाने के लिए बैग रखा ही था कि भैया कमरे में आए और कहने लगे ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम दरवाजे पर लड़कों से बातें करती हो, उन्हें बुलाती हो। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने कहा भैया नहीं, वो सिर्फ खुशी का भाई था, नोट्स लेने के लिए आया था। भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने मुझे सब बता दिया है, वो लगातार तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम छुप छुप कर बातें कर रही हो। मैंने कहा भैया ये सब गलत है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगले लम्हे उनका हाथ मेरे गाल पर आ गया था। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वक्त जैसे रुक गया था। मेरे कान खामोश हो गए थे। आवाज़ बंद हो गई थी। आंचल कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बस एक चीज़ का सुकून था, जैसे उसने जो चाहा वो हो गया हो। मैंने भैया की तरफ देखा और कहा कि आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्होंने चेहरा फेर लिया और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गए। उस रात मैंने किसी से बात नहीं की, खाना नहीं खाया, न कोई सवाल किया। छत पर जाकर देर तक बैठी रही। अगले दिन भैया ने मुझसे बात नहीं की। आंचल ने नाश्ता बनाया, मुझे नहीं बुलाया और न ही पूछा। किचन में जाकर मैंने खुद अपना नाश्ता बनाया था। कुछ देर के बाद भैया किचन में आए, मुझे देखा और कुछ कहने ही वाले थे कि आंचल बोल पड़ी, आपने तो सख्ती से मना किया था कि अब ये खुद अपना ख्याल रख सकती है। मैंने प्लेट उठाई और कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा बंद कर लिया। पहली बार मैं अपने ही घर में अजनबी महसूस कर रही थी। रात को खुशी ने फ़ोन किया, पर मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। दीप का मैसेज आया, सब ठीक है। मैंने जवाब नहीं दिया।
अब शब्दों का क्या फ़ायदा, जिन्हें सच सुनना ही नहीं, उन्हें सफाई देने से कुछ नहीं होता। सुबह जब आँख खुली, कमरे की दीवारें पहले से ज़्यादा खामोश लग रही थी। मैं नीचे आई तो भैया नाश्ता कर रहे थे। आंचल उनके पास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। मैंने गुड मॉर्निंग किया। भैया ने इशारे से जवाब दिया। आंचल ने कप में चाय डाली, मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने खुद नाश्ता निकाला, चुपचाप खाने लगी। नाश्ता खत्म हुआ। भैया ने अखबार एक तरफ रखकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देख लिया है। लड़का बाहर रहता है, नौकरी भी अच्छी है, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। भैया, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, एग्ज़ाम भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आंचल कहने लगी, सुरभि, इस तरह के रिश्ते रोज़ नहीं आते। लड़के में सिक्योरिटी है, इज्जत है, बेहतर फ्यूचर है। मैंने अंदर से जैसे चौंक कर खुद को रोक लिया था। कुछ कहना चाहा लेकिन ज़ुबान बंद हो गई थी। मैं कमरे में चली आई। दोपहर को परिनिधि आंटी आ गई थी। वो सीधी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे भाई का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। आंचल भी कह रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हें किसी ज़िद में नहीं आना चाहिए। मैंने धीरे से कहा कि आंटी, अभी दिल नहीं मानता, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने हाथ थामकर कहा कि वक्त हर किसी के लिए नहीं रुकता, अगर अभी इनकार करोगी तो कल तुम ही पछताओगी। मैं खामोश रही। भैया कमरे में आए, उनके हाथ में कागजात थे। उन्होंने कहा कि ये लड़के की प्रोफाइल है, देख लो, फ़ोटो भी है इसमें। मैंने कागज़ नहीं पकड़ा और कहा कि भैया, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे अभी वक्त चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा, वक्त चाहिए या किसी के साथ बात चल रही है? मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, आपको अभी भी यकीन नहीं है अपनी बहन पर? उन्होंने बात काटते हुए कहा कि बहन की इज्जत इसी में है कि वक्त पर विदा हो जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। वो कमरे से निकल गए। अगले दिन घर में अचानक रौनक दिखाई देने लगी। आंचल के चेहरे पर चमक आ गई थी। मैंने किचन में जाकर आंचल से कहा, क्या सच में तुम यही चाहती हो कि मैं इस तरह किसी अनजान के साथ? उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि मैं सिर्फ वही चाहती हूँ जो तुम्हारे भाई ने तय किया है। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, भैया दोबारा आए और कहने लगे, हमने बात आगे बढ़ा दी है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तैयारी कर लो। मैंने कहा, भैया ये ज़बरदस्ती है। उनकी नज़रें तेज़ हो गईं और कहने लगे कि ये मेरा फ़ैसला है, ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने खुद को रोका, ज़ुबान पर ताला डाल लिया, वरना चीख निकल जाती। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, लिस्ट बनाई जा रही थी, इनविटेशन कार्ड बांटे जा रहे थे। मैंने हर कोशिश की थी कि भैया से बात करूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनना छोड़ दिया था। आंचल हर लम्हे मुझे नज़रअंदाज करती रही और जब हम अकेले होते तो उसका एक एक शब्द नमक की तरह ज़ख्म पर गिरता था। उसने कहा कि तुम्हें विदा होना ही है, अब जैसे भी हो। एक दिन कमरे में मैं अकेली बैठी हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। भैया अंदर आए और कहने लगे कि तुम अभी भी ज़िद पर अड़ी हुई हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। उसने कहा, तो फिर अपनी इज्जत बचा लो और शादी से इनकार मत करो। मैंने कहा, ये इज्जत नहीं है, ये बेबसी है। अगले लम्हे उनका हाथ फिर उठा, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ था। आंचल दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकले। अब रोने का असर भी कम हो चुका था। भैया ने दरवाज़ा बंद किया और कहा कि अब जब तक शादी नहीं होती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, और फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। मैं सोचती रही कि वो भैया जो हर छोटी बात पर मेरे लिए खड़े हो जाते थे, अब खुद मेरे सामने दीवार बन चुके हैं। एक दिन दरवाजे पर भाभी चाय पी रही थी, हंसते हंसते फ़ोन पर बात कर रही थी और दरवाजे के अंदर एक बहन टूटकर खामोश हो चुकी थी। मंगलवार के दिन मेरी शादी का दिन आया। एक दिन पहले कमरे में बंद रहते हुए मुझे 4 दिन हो चुके थे। दरवाज़ा खुलता, अंदर खाना रखा जाता और फिर बंद हो जाता। आंचल दिन में एक बार आती थी और चली जाती थी। अब भैया मेरे सामने नहीं आते थे। शाम को दरवाज़ा खुला, आंचल अंदर आई, हाथ में पर्ची थी। कहने लगी कि ये दवाइयाँ ले आओ, मैं कुछ देर के बाद खाने में बिज़ी हो जाऊँगी, मेडिकल स्टोर पास ही है, वापस आकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने पर्ची ली, आंखों में शक था, लेकिन ज़ुबान अब बहस के लायक नहीं रही थी। दरवाज़ा खुला था, बाहर की हवा चेहरे से टकराई तो लगा जैसे बरसों बाद सांस लिया हो। मैं बाहर निकल आई थी। नुक्कड़ पर मेडिकल स्टोर था, जाना पहचाना था, लेकिन हर कदम पर डर था, जैसे कोई देख रहा हो।
मैंने दिल मजबूत किया और मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गई थी। अभी दवाइयों की लिस्ट दुकानदार पढ़ ही रहा था कि दीप वहां पर आ गया। कुछ हैरानी से मुझे देखकर रुका और कहने लगा कि तुमने मुझे बुलाया था क्या? मैंने चौंक कर कहा, क्या? मैंने? आंचल भाभी ने कहा कि तुमने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, मैं तो यहाँ दवाइयाँ लेने के लिए आई हूँ। वो उलझ गया, मोबाइल निकाला और मुझे मैसेज दिखाने लगा। मैसेज तो सच में मेरे ही नंबर से लिखा हुआ था, मेडिकल स्टोर आओ, ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, ये मेरा मैसेज नहीं है दीप, मेरा मोबाइल तो कमरे में है। इतने में ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। भैया आ चुके थे। उन्होंने हमें साथ देखा। उनका चेहरा सुन्न हो गया। कुछ लम्हे के लिए वो वहीं पर खड़े रहे, फिर उतरकर तेज कदमों से हमारी तरफ आए और कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का? फिर वही हरकत। मैंने कहा, भैया मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ दवाइयाँ लेने आई थी। उन्होंने दीप की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर मेरी बहन के आसपास दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। दीप ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने आंखों से उसे रोक दिया। वो चुपचाप चला गया। भैया कहने लगे कि चलो घर चलो। वापसी पर भैया की खामोशी सबसे भारी थी। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद किया। घर पहुंचकर मुझे बाजू से पकड़ा जैसे कोई मुजरिम हूं और घसीटते हुए अंदर लाए हों। आंचल ड्राइंग रूम में बैठकर फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन हमें देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया और फ़ौरन करीब आ गई। कहने लगी कि क्या हुआ है? भाई की आवाज़ गूंजी और कहने लगे, तुम्हें सब पता है। वो कहने लगी कि इसने खुद ही उस लड़के को बुलाया है। मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। मैंने बेबस होकर भैया की तरफ देखा और कहा कि भैया, इन्होंने मेरे फ़ोन से मैसेज किया, मैंने नहीं। भैया कहने लगे कि खामोश हो जाओ, हर बार तुम्हारे पास एक नई कहानी होती है। इससे पहले मैं कुछ और कह पाती। उन्होंने फिर जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। आंचल ने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर नज़र फेर ली। भैया कहने लगे कि बस बहुत हो गया, कल तुम्हारी शादी है, अब तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला और कहा कि नहीं, कल शादी नहीं हो सकती। भैया ने मेरी बात काटते हुए कहा, मेरे पास अब फैसला करने का हक नहीं रहा। मैं खामोश हो गई। अब शायद जुबान का इस्तेमाल करना भी जख्म दे सकता था। आंचल ने भैया का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप आराम करो, मैं इसे संभालती हूँ। जब भैया कमरे से निकले, आंचल मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुमने जो खेल खेलने की कोशिश की वो तुम्हारे अपने ही खिलाफ हो गया। तुम्हारे भैया ने आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा, ये सब तुमने किया है आंचल। वो कहने लगी कि अच्छा, तो फिर सबूत कहाँ है और फिर तुम्हारी सच्चाई कौन मानेगा? मैं खामोश रही। उसके चेहरे पर अब जीत की पूरी चमक नजर आ रही थी। देर रात को भैया ने मेरे ससुराल वालों से बात कर ली थी और मंगलवार का दिन भी आ चुका था। शादी की तैयारी पूरी होने का हुक्म दिया गया था। दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया था। इस बार ताला भी लगाया गया था। मैं सिर्फ सोचती रही, क्या खून का रिश्ता एक झूठे इल्ज़ाम पर टूट जाता है और क्या एक साजिश इतनी आसानी से कामयाब हो सकती है? कमरे की दीवारों से सच्चाई टकरा रही थी, लेकिन अब दरवाज़ा बंद था और यकीन मर चुका था। मंगलवार की सुबह घर में खामोशी फैली हुई थी, मगर माहौल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं अभी भी कमरे में कैद थी। दरवाजे पर ताला खुलता तो बस खाने के लिए प्लेट अंदर धकेल दी जाती थी। लोगों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे सब कुछ मामूली तरीके से हो रहा हो। कोई नहीं जानता था कि इस कमरे में एक ज़िंदगी टूटने वाली है। मुझे बाहर बुलाया गया, तैयार किया गया, फिर एक शोर सुनाई दिया, दरवाज़ा खुला। भैया अंदर आए और कहने लगे कि चलो, बारात आने वाली है। मैंने सर उठाया और कहा कि भैया, आपके पास मेरी शादी करवाने का कोई हक नहीं है। मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कल देखा, इसके बाद भी तुम्हें एतराज़ का कोई हक नहीं। तुमने हमारा सर झुका दिया है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, भैया, वो सब आपकी पत्नी की प्लानिंग थी, मैंने कुछ नहीं किया। दीप खुद आया था, मैंने तो उसे रोका था। भैया कहने लगे कि बस बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ और नहीं रह सकती। एक पल को मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। मैंने कहा, भैया क्या मतलब? उन्होंने कहा कि यही मतलब है कि तुम इस घर के काबिल नहीं रही हो, निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी समय। मैं दंग रह गई थी। मेरे कानों में शोर सब गूंज रहा था। दरवाज़ा खुला, भैया ने मेरा बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती बाहर की तरफ घसीटा था। मैं खुद को रोकती रही, भैया प्लीज़, भगवान के लिए, मैं कहाँ जाऊँगी? उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर धक्का दिया था।
दरवाज़ा बंद होने से पहले सिर्फ एक शब्द सुना, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था और मैं नीचे गिरी। मैं दरवाजे के सामने बैठी दरवाज़ा पीटती रही थी, भैया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। गली की कुछ औरतें गुजर रही थी, मुझे इस हाल में देखा और फिर मुंह मोड़कर चली गईं। मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया था और ऊपर वाले से कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन है मेरा। उसी समय खिड़की के पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, आंचल किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब वैसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। उसका फ़ोन इस्तेमाल किया, दीप को वहीं बुलवाया, उसके भाई को टाइम पर पहुंचाया और अब बस खेल ख़त्म हुआ। अब वो रास्ते से हट गई है। मेरी धड़कन जैसे तेज़ हो गई थी। मैंने पलटकर खिड़की की तरफ देखा, आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि अब तो वो कहीं की नहीं रही, भाई भी उसका भाई नहीं रहा, अब मुझ पर पूरा भरोसा करने लगा है। मैंने एक बार फिर से दरवाज़ा पीटा और कहा कि भैया ये सब झूठ है, आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। इधर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी आवाज़ सुनकर भी सब खामोश थे, शायद सब तमाशा देखने में बिजी थे। शाम तक मैं वहीं बैठी रही थी, कभी उठकर दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती थी तो कभी वापस बैठ जाती थी। लोग आते थे गुजरते थे, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। कुछ ने नहीं पहचाना, कुछ ने सवाल करती हुई नज़रों से मुझे देखा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि रात गहरी होने लगी है। मैं वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई थी। दिल धड़क रहा था, इतना कि मैं जिंदा हूँ। किसी के पास की हंसी सुनाई दी, फिर आंचल की आवाज़ आई, उसे हटाओ दरवाजे से, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। किसी ने अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, जैसे कह रहा हो कि यहाँ से चली जाओ। अब मैं वहाँ बैठकर और कुछ मांगने के काबिल नहीं रही थी। मैंने धीरे से गली के बाहर कदम निकाले, लेकिन दिल में अब डर नहीं था। शायद सब कुछ छिन जाए तो इंसान अंदर से आज़ाद हो जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे खाली बेंच पर बैठी हुई थी। रोशनी धीमी थी, हवा ठंडी थी और कदमों की आहट दूर दूर तक नहीं आ रही थी। कभी कभी कोई बाइक निकलकर गुजर जाती, कोई दरवाज़ा खुलता बंद होता, लेकिन मेरे लिए कोई चीज़ कोई मतलब नहीं रखती थी। एक शादी जो ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, अब वो बहुत पीछे रह गई थी। एक घर जिसे मैंने मोहब्बत से सजाया था, अब वहाँ के दरवाजे बंद हो चुके थे। उस समय मैं किसी फैसले पर नहीं थी, बस वक्त काट रही थी। ठंडी हवा, खामोश ज़मीन और अंदर का सन्नाटा मेरे साथ था। कमरे में वो अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी कि शादी कैंसिल हो गई है और वो भी घर से बाहर, अब आराम से ज़िंदगी जिएगी। भैया कमरे से गुजरते हुए रुके। अंदर से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने रुककर अपनी पत्नी की बातें सुनी। वो कह रही थी कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन सुरभि जैसे जैसे ज़िद करती गई, वैसे वैसे ही मेरी प्लानिंग आसान होती गई। फ़ोन पर मौजूद इंसान ने कहा तो क्या अब वो वापस आ सकती है। आंचल ने कहा कि कभी नहीं, उसके भाई को जो मैंने दिखाया, अब वो उस पर ही यकीन करता है। ये सब सुनकर भैया की आंखों से जैसे पर्दा हटा था। कुछ देर वो वहीं पर खड़े रहे, फिर दरवाज़ा धकेल कर खोला और आंचल की आंखें फैल गई थीं। उसने हैरानी से भैया को देखा और कहने लगी, तुम कब आए। भैया कहने लगे कि बस इतना सुन लिया है कि जितना एक भाई के शर्मिंदा होने के लिए काफ़ी होता है। आंचल घबरा गई, कहने लगी कि नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। भैया ने कहा कि नहीं, मैं बरसों से सब कुछ गलत समझता रहा था, अब पहली बार ठीक सुना है। वो पलटकर बाहर निकले, दरवाज़ा खोला, गली में देखा, उन्हें अपनी बहन कहीं भी नज़र नहीं आई थी। उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले में तलाश करना शुरू कर दिया था और फिर आखिरकार गली के नुक्कड़ पर मैं उन्हें बेंच पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, सुरभि। मैंने सर उठाया तो भैया थे। उनकी सांस उखड़ी हुई थी, आंखों में शर्मिंदगी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए तो मैं पीछे हट गई थी। उन्होंने कहा कि चलो। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे क्यों लेने आए हो, आपका यकीन तो पहले ही किसी और ने जीत लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मुझे अंधा कर दिया गया था, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम जो कुछ कहती रही वही सच निकला। मैंने कहा, और क्या, अब सच सुनकर सब कुछ वापस आ जाएगा। जो ज़ख्म आपने मुझे दिए हैं उनका हिसाब कौन देगा। भैया ज़मीन पर बैठ गए थे और कहने लगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं किसके हाथों से खेल रहा हूँ। मैं कुछ देर खामोश रही, आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर मैंने धीरे से कहा कि मेरे माता पिता जिंदा होते तो आपको मुझ पर यकीन होता या नहीं? क्या तब भी आपको अपनी पत्नी की बात ही सच लगती?
भैया ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका दिया। फिर हम दोनों घर पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया, इस बार मेरे लिए, लेकिन अंदर का माहौल खामोश था। आंचल सामने आई। भैया ने गुस्से से कहा कि तुमने एक बेटी को बेघर कर दिया, एक बहन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तुमने जो किया उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। आंचल ने नज़रें नीची कर ली, फिर एकदम बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया था। भैया कहने लगे, क्या कहा तुमने? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भैया पीछे सोफे पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मगर डॉक्टर ने तो कहा था कि। उन्होंने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। आंचल ने जल्दी से कहा कि शायद डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो। मुझे यकीन है ये खुशी हमारे घर आने वाली है। मैं कमरे के किनारे पर खड़ी हुई थी। मेरे दिल में फिर शक सा हुआ था, लेकिन मैं खामोश रही। भैया ने धीरे से कहा कि रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर झूठ हुआ तो ये दरवाज़ा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आंचल का रंग उड़ गया था। वो सर झुकाकर अंदर चली गई थी। मैं भैया के करीब आई। मैंने कहा, भैया आपको यकीन है? उन्होंने कहा कि अब सच पर यकीन है और सच अब छुपा नहीं रह सकता। घर वही था, दीवार वही थी, ज़मीन वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। एक साजिश बेनकाब हो चुकी थी। एक रिश्ता वापस जोड़ने की कोशिश में था और एक और रिश्ता खतरे में था। अगली सुबह भैया आंगन में बैठे अखबार नहीं बल्कि कल रात की बातें पढ़ रहे थे। मैंने उनके सामने चाय रख दी। खामोशी से पलटी, लेकिन वो बोल उठे, सुरभि, ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आज का ही है। आंचल कह रही है कि तुम भी उसके साथ जाओगी। मैंने हैरानी से देखा और कहा कि मैं? उन्होंने कहा कि हाँ, वो चाहती है कि तुम भी मौजूद हो ताकि बाद में कोई शक न रहे। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर हाँ कर दी। आंचल कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, जैसे सब कुछ उसके हक में हो जाने वाला हो। उसने कहा कि चलो, देर हो रही है। क्लिनिक के बाहर खामोशी थी। डॉक्टर कुछ देर में आए। भैया ने सारी कंडीशन बताई। रिपोर्ट्स झूठा दावा कर रही थी। डॉक्टर ने फाइल खोली, कागज़ पलटे और माथे पर बल डाले और कहने लगा कि आपकी जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक आप पिता नहीं बन सकते। आंचल ने फौरन कहा कि रिपोर्ट पुरानी है, गलती भी तो हो सकती है। डॉक्टर ने फ़ोन उठाया, लेबॉर्ट्री में कंफर्म करने के बाद दोबारा बात की और कहा कि वही रिपोर्ट है जो 2 हफ्ते पहले आपकी की गई थी, इसमें कोई गलती नहीं है। भैया जैसे ये सब सुनकर खामोश हो गए थे, मगर आंचल कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने मामूली सा जवाब दिया, तो फिर रिपोर्ट झूठी है या फिर दावा, फैसला आपका है। गाड़ी में वापसी पर खामोशी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और आंचल ने लगातार फ़ोन पर नज़र जमाए रखी। घर पहुंचे तो भैया सीधे कमरे में गए। दरवाज़ा बंद करके कुछ देर के बाद बाहर निकले। उनके हाथ में एक और फाइल थी जो शायद उन्होंने अब दोबारा चेक की थी। आंचल, उन्होंने चिल्लाते हुए अंदाज में कहा। वो धीरे धीरे भैया के सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी कि हाँ। भैया कहने लगे, ये सब क्या है? तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? उसने कहा, अविनाश, तुम मुझे झूठा समझ रहे हो। भैया कहने लगे कि नहीं, मैं झूठ बोलने वाले को अब पहचानने लगा हूँ और तुमने जो इल्ज़ाम मेरी बहन पर लगाए थे उन सब का जवाब अब तुम्हें देना होगा। आंचल की आवाज़ कमज़ोर थी। उसने कहा, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा। भैया ने कहा कि नहीं, तुमने वो कहा जो तुमने बनवाया। तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। तुमने मेरे रिश्ते तोड़े और अब ये नई कहानी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आंचल ने एक बार फिर कोशिश की और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अविनाश। भैया ने कहा, और मैं वो इंसान हूँ जिसे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये शब्द आंचल के लिए आखिरी वार थे। वो चुपचाप बैठ गई थी। मैंने आंगन की एक दीवार के साथ टेक लगा ली थी, जैसे बरसों का बोझ एक साथ उतर गया हो। भैया ने एक नज़र मुझे देखा, फिर आंचल की तरफ पलटे और कहने लगे, तुम्हारे लिए ये घर ख़त्म हो चुका है। अपना सामान लो और चली जाओ यहाँ से। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? भैया कहने लगे, जहाँ से आई थी वहीं चली जाओ। कुछ देर के बाद वो कमरे में चली गई। कुछ कपड़े समेटे, अपना बैग उठाया और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला, पीछे हट गई। कोई बात नहीं की। दरवाजे के पास वो लम्हे भर खड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी कि तुम जीत गई हो सुरभि। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा कि नहीं, मैं टूट गई हूँ। जीती तो तुम हो। तुमने रिश्ते तोड़ दिए, यकीन ख़त्म कर दिया और अब कह रही हो कि मैं जीत गई हूँ। उसने नज़र चुरा ली और धीरे धीरे चलती हुई बाहर निकल गई थी। भैया दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उनकी सांस भारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इतने साल गुजार कर भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बाजी खेल जाएगी।
मैंने धीरे से कहा, भैया सच का बोझ जितना भी भारी हो, वक्त के सामने ज़्यादा समय नहीं टिकता। मैं अब खामोश थी, मगर ये खामोशी सुकून दे रही थी, जैसे तूफान गुजर चुका हो और अब सिर्फ टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने का समय है। वो दिन गुजर चुके थे, मगर खामोश थे। वो शोर जो कभी रोज़ के रूटीन का हिस्सा था, अब दीवारों से जैसे कट गया हो। भैया ज़्यादा देर तक अपने कमरे में रहते थे, कम बोलते थे और अक्सर कुछ सोचते रहते थे। उनकी नज़रों में वही खालीपन था जो कभी मेरे अंदर हुआ करता था। आंचल जा चुकी थी और उसके साथ बहुत कुछ भी चला गया था। भरोसा, तसल्ली और एक साथ जीने की गलतफहमी। मैं सुबह नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती थी। भैया चुपचाप खा लेते थे, न कुछ बोलते थे, न पूछते थे, न किसी बात पर रिएक्शन देते थे, जैसे उनके अंदर कुछ बंद हो गया था। एक शाम में आंगन में बैठी हुई थी, सूरज जल रहा था। भैया भी वहीं पर एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे। अचानक उनका मोबाइल बजा। उन्होंने कॉल रिसीव की और कहने लगे कि जी डॉक्टर साहब। मैंने भी चौंक कर भैया की तरफ देखा था। उनका चेहरा जैसे पहले ही शब्द सुनकर हैरानी भरा हो गया था। उन्होंने कहा, क्या क्या कह रहे हो आप? कुछ देर खामोशी रही, फिर उसके बाद वो कहने लगी, मैं खुद आकर आपसे बात करता हूँ। उन्होंने मोबाइल रख दिया। मैं उनके करीब गई। मैंने कहा, भैया सब ठीक तो है ना? भैया खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे और फिर कहने लगे, डॉक्टर कह रहा है कि रिपोर्ट में गलती हो गई थी। जो रिपोर्ट मेरे नाम पर आई थी वो किसी और की थी। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मतलब आप? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पिता बन सकता हूँ। हम दोनों एक पल के लिए कुछ नहीं बोले थे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि सुरभि, आंचल ने झूठ बोला, साजिश की, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। शायद सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी आंखें कुछ देर बंद रहीं। फिर मैंने धीरे से कहा, भैया तो अब आप क्या करोगे? वो उठे और कहने लगे, उसे सबसे बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैंने उसे बेदखल किया, जलील किया और वो अकेली रह गई। अगर वो सच बोल रही थी तो मेरे बच्चे को सज़ा क्यों मिले? मैं खामोशी से सब सुनती रही हूँ। वो रुक गए और कहने लगे, अगर तुम कहो तो मैं उसे वापस ले आऊँ? मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, भैया मैं तो उसे उसी दिन माफ़ कर चुकी हूँ जिस दिन आपने दरवाज़ा मेरे लिए खोला था। अगली सुबह भैया तैयार होकर गए, किसी से कुछ नहीं कहा। दोपहर को दरवाजे पर बैल हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने भैया और उनके साथ में आंचल भी थी। वो खामोश खड़ी हुई थी। नज़र उठाकर उसने मुझे नहीं देखा। भैया ने कहा कि ये माफ़ी मांगने आई है, तुम्हारे सामने, तुमसे और अपने ऊपर वाले से भी। मैंने दरवाज़ा खोला, एक तरफ हो गई। घर तो सबका होता है, बस दिल छोटा नहीं होना चाहिए। आंचल अंदर आई। उसके कदम धीरे थे। मेरे पास आकर रुक गई और कहने लगी कि मैंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब सिर्फ एक प्रार्थना है कि कुछ बच जाए। मैंने कहा, जो बच गया है उसके साथ रहना होगा। दिन बदलने लगे थे। भैया पहले की तरह काम पर जाने लगे थे। मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी करने लगी थी और आंचल, वो अब सच में बदल चुकी थी। वो खामोश थी, लेकिन हर छोटे काम में मेरा हाथ बटाया करती थी। एक दिन किचन में चाय बनाते हुए उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैंने कहा, हर किसी की सहन शक्ति अलग होती है, लेकिन माफ़ी दिल को हल्का कर देती है और हम सबको किसी न किसी दिन माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसने बस सर हिलाया और रात को भैया ने सबके लिए चाय बनाई। हम आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। घर में खुशी का माहौल था। भैया ने कहा कि आंचल, तुमने हमारे बीच जो पल दोबारा बनाए हैं उसका शुक्रिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर अगर टूटे ना तो ज़िंदगी आसान रहती है। आंचल कहने लगी कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बच्चा दिया। मैं चाहूँगी कि वो तुम पर जाए, साफ दिल, सच बोलने वाला। मैंने नज़र आसमान की तरफ उठा ली। वही तारे, वही चांद, लेकिन इस बार उनकी रोशनी कुछ अलग सी थी। अब जिंदगी में सब कुछ है, खुशियाँ, मोहब्बत, इज्जत। माता पिता मुझे आज भी याद आते हैं। मैंने अपने माता पिता का सपना साकार कर दिखाया है। मैं कमिश्नर बन गई हूँ और भाभी ने बेटे को जन्म दिया है। घर में रौनक रहती है। पुरानी साजिशें, चालें सब खत्म हो गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।